आज आपकी सीरीज है आपकी विजय सीरीज, वो विजय सीरीज आपकी 7 है। ठीक है, आज जो आपके क्वेश्चन है वो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो होगा हिमालय नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, आज का सेक्शन होगा आपका हिमालय नदियों द्वारा निर्मित। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है क्या हुआ? अच्छा, हाँ, पहला क्वेश्चन है आपका, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र, क्योंकि जो भी नदियां हैं आपकी हिमालय से निकलेंगी। ठीक है, हिमालय से निकलने के बाद वो आपकी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होगी। मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए वो आपका कैसा स्थान लेंगी? मोड़दार चलेंगी। ठीक है, डायरेक्ट तो चलेंगी ही नहीं आपकी, तो जो भी नदियां चलेंगी, जो भी हिमालय से होंगी, वो आपकी मोड़दार चलेंगी। ठीक है, मोड़दार, वक्रता, वक्र या विसर्प, ये आपकी कैसी होंगी? विसर्प की आकार की। ठीक है, क्यों? क्योंकि नदियों का जो टेढ़ा मेढ़ा चलना होता है वो आपका विसर्प कहलाता है, ना कि मोड़ आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, नदी की तरुणा अवस्था में कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं? ठीक है, क्वेश्चन है आपका, नदी की तरुणा अवस्था, तरुणा अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तरुणा अवस्था होती है आपकी युवा अवस्था। ठीक है, तरुणा अवस्था आपकी युवा अवस्था होती है। इसमें कैसी प्रक्रिया होती है? घाटी का चौड़ा करना, यानी जो भी घाटी होगी वो चौड़े आकार की होगी। दूसरा है नदी का कायाकल्प करना, यानी नदी का निर्माण करना। घाटी को गहरा करना, टेढ़े मेढ़े बहाना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? युवा अवस्था है। जब भी नदी आपकी युवा अवस्था में होती है तो यानी वो आपकी हिमालय से ऑरिजिनेट ही होती है, तो उस समय उसकी जो अवस्था होती है वो आपकी युवा अवस्था होती है। ठीक है, युवा अवस्था के बाद आपका, जब नदियां मैदानी भागों में चलती हैं, बीच के भाग को आप क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। और फिर नदियां लास्ट में आपके निम्न स्तर में यानी मुहाने के पास जाती हैं, उसे कहते हैं वृद्धावस्था। यहाँ जब वृद्धावस्था में नदियां पहुंचती हैं तो इनका जल कैसा हो जाता है? धीमा हो जाता है, और यही आपका सेडिमेंट यहाँ पर क्या होता है? जम जाता है, अवशेष आपका, और इस कारण से यहाँ पर आपके डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका जो होगा आंसर होगा आपका इसमें घाटी को गहरा करना। क्यों? क्योंकि आप में जब पानी तेजी के साथ फोर्सली आएगा तो वो घाटी को काटेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? घाटी को गहरा करेगी, और इससे कुछ स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं, जैसे आपकी वी आकार की घाटी बनेगी, यू आकार की भी घाटियाँ बनेंगी। ठीक है, इस तरह की गहरी घाटियाँ हमेशा आपकी तरुणावस्था में बनती हैं। ठीक है, लिखा हुआ तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब आपकी जो तरुणावस्था में है, जब नदी अपर्दन करती है तो उसका उसमें किसका निर्माण होता है? यानी आपकी अपर्दन का मतलब कटाव करती है। ठीक है, चाप झील का बनेगा, महाखंड बनेंगे, अंतर्घाटी बनेगी, कटा किनारा बनेगा। तो इसमें जो भी, जब भी आपकी नदी अपर्दन करती है तो उसकी जो स्थलाकृति बनती है वो बनती है गार्ज की। ठीक है, कौन सा? गार्ज बनाती है, इसे महाखंड भी कहते हैं। ठीक है, तरुणावस्था की बात हो रही है। ठीक है,
किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? ठीक है, किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी मतलब मैक्सिमम आपका एरोजन जो है का संबंध किसके साथ होता है? पोखरों के साथ, सर्पों के साथ, अंतर स्थित पर्वत प्रक्षेत्र के साथ, वी आकार की घाटी। ये आपकी कैसी होगी? वी आकार की घाटी से। क्यों? क्योंकि इसी में आपका सबसे ज़्यादा अपर्दन करेगी। क्यों? क्योंकि इस समय जो नदियाँ होती हैं वो आपकी काफ़ी तीव्र होती हैं और इनका जो प्रवणता होती है, ढाल प्रवणता होती है, वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने चौड़े एवं निचले किनारबंदी को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि जब भी आपकी नदियों में बाढ़ आएगी तो बाढ़ आने में क्या होगा? किनारे किनारे क्या हो जाएगी? मिट्टी जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? एक किनारबंदी बन जाएगी, यानी किनारे पे आपकी मिट्टी के जो चिकनी मिट्टी होगी वो आपकी जम जाएगी और वो जमा हुआ जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा तटबंध। ठीक है, वो आपका तटबंध कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नदियां तो अपना निकल जाएंगी सीधा। ठीक है, लेकिन जो उसके साथ अवशेष सेडिमेंट होगा वो सेडिमेंट यहाँ जमता चला जाएगा, तो ये आपका एक तट बन जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इसे तटबंध कहेंगे। अगला है जल निकास प्रतिमान, इसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाती? देखिए, जल निकास प्रतिमान, जब आपका जल निकलता है किसी भी नदी से तो जिसमें सहायक नदी, जैसे गंगा नदी आपकी निकली, ठीक है, तो उसमें सहायक नदियां उसमें अगर लंबवत मिलती हैं, लंबवत का मतलब आपकी 90 डिग्री। ठीक है, तो वो आपकी कैसी होती हैं? उसको कहते हैं हम जाली या फफरी। ठीक है, इस आकृति को क्या कहते हैं हम? जाली या बफरी। ये आपका आंसर बी इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि जो भी नदियाँ जुड़ती हैं वो जाली के आकार की ही जुड़ती हैं। जैसे ये नदी है, इसमें सहायक नदियाँ मिलेंगी तो आपका एक जाल नुमा संरचना ही बनाएंगी आपकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सहायक नदियों की बात हुई है। नदी तो एक होगी, उसके साथ सहायक नदियाँ होगी, जो उसका बनेगा वो जाली नुमा बनेगा। ठीक है, अगला, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? निचले मार्ग में निर्बाध वक्र, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र, स्रोत के मुहाने तक निर्बाध वक्र और यह मध्य मार्ग में निर्बाध वक्र। कहने का मतलब ये है कि नदी मार्ग सोपानी क्या है? ठीक है, नदी मार्ग सोपानी वो होता है कि नदियों का आदि से लेकर के अंत तक की क्रिया, ठीक है, यानी जो ऑरिजिनेट पॉइंट होती है और जो एंडिंग पॉइंट होती है वो पूरी प्रोसेस जो होती है वो आपकी सोपानी प्रोफाइल कहलाती है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र। ठीक है, यानी आपका स्रोत का मतलब जहां से वो निकल रही है और मुहाने का मतलब जहां से वो जा रही है। ठीक है, अगला, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, वलय के समान, अनुप्रस्थ दिशा में। ठीक है, वलय का मतलब होता है घूमना। ठीक है, वलय का मतलब होता है सर्किल। ठीक है, जब सर्किल है तो पश्चिम से पूर्व तो होगी नहीं, क्योंकि नदियां हैं, नदियों का वलय तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा वो वलय के समान होगा। क्यों? क्योंकि नदियां पश्चिम से पूर्व, वो तो आपकी नदियां बताएंगी कहाँ से आपकी निकली हुई हैं। उत्तर से दक्षिण, ये नदियां भी का ही स्रोत है। वलय के समान तो वलय ही होगी। अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा में नहीं होगी। आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? कोई नदी घाटी होगी तो वो चौड़ी भी होगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले जब घाटी बनती है तो पहले आपकी वी आकार की ही घाटी बनती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे यही वी आकार की घाटी आपकी धीरे धीरे रूपांतर होते यू आकार में बदल जाती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अपर्दन आपका होता रहता है, ठीक है। तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? उसका कारण क्या है आपका? पार्श्विक अपर्दन, उसका पार्श्विक रूप से अपर्दन होना यानी आंतरिक रूप से, ठीक है, तब आपकी कैसी होगी? घाटी चौड़ी होगी। जैसे आपकी अमेजन नदी है, अमेजन नदी सबसे चौड़ी है, क्यों? क्योंकि वो घाटियों को काटती है, जबकि नील आपकी लंबी सबसे लंबी नदी है और आपकी अमेजन सबसे चौड़ी है, ठीक है, उसका आपका गहरी बहुत ज़्यादा है वो। अगला क्वेश्चन है, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं क्या कहा जाता है? कहने का मतलब समझ में आया आपको? तो क्या कहेंगे आप? मुहाना कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नदियों का जो आपका प्योर जल होता है और आपका सागरों का सलाइन वाटर होता है, ये आपका दोनों जल यहाँ पर जैसे कहीं मिलते हैं तो वो एरिया कहलाता है नदी का मुहाना, ठीक है, यानी नदियाँ जहाँ से अपना सेडिमेंट महासागरों में या सागरों में भेजती हैं उसे आप मुहाना कहते हैं, ठीक है, जैसे आपका गंगा सागर का मुहाना जो गंगा नदी डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं, हिमालय पार की नदियां हैं, तो हिमालय पार की नदियां मतलब हिमालय मतलब जो ऐसी नदियां जो हिमालय से न निकल करके हिमालय के पार निकली हैं, जैसे आपकी सतलज, सिंधु, गंगा, ठीक है, ये आपकी तीन नदियां हैं, एक नदी में सतलज है, सिंधु है और गंगा है, तो गंगा आपकी हिमालय पार से नहीं निकली, वो हिमालय से उत्तरकाशी के गंगोत्री से निकली हुई है, ठीक है। फिर अगला है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, तो आपकी ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है, ये ऐसी तीनों नदियां हैं जिनका तीनों का उद्गम जो है मानसरोवर से हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। हेलो हेलो, कोचिंग में हूँ, कोचिंग, हाँ 10 मिनट बाद फ्री होता हूँ। ओके। अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? ठीक है, यानी मैंने आपको पढ़ाया था नदियों के द्वारा हिमालय का विभाजन, ठीक है, पहले आपको मैंने लिखवाया था सिंधु नदी, सतलज, काली और तीस्ता, ये आपकी चार नदियां हैं, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है आपका? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा है? हुमायूं हिमालय, ठीक। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है आपका? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और आपका दिहांग नदी के बीच में कौन सा है आपका? असम हिमालय। असम, तीस्ता और दिहांग, कहने का मतलब है काली और तीस्ता के बीच में आपका कौन सा हुआ? नेपाल हिमालय, यानी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, यानी आपका नेपाल हिमालय होगा। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है जो सिंधु, गंगा और डैश था है, यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है नदन प्लेन्स है वो आपकी तीन नदियों से बना हुआ है। कौन कौन सी है आपकी? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और आपका
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 3 नदी तंत्रों के द्वारा आपका बना हुआ है। इसमें सिंधु और गंगा है, तो तीसरी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग से। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और किस नाम से? सांगपो नाम से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? अभी मैंने बताया आपको कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसे आप तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, क्योंकि हर नदी का हर प्लेस पे नाम चेंज होता रहता है, अलग हो जाता है। तो सांगपो आपका नाम जो है वो तिब्बत में है। किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में इसका दूसरा नाम सांगपो है। ठीक है, तो आपका कौन सा है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को किसी दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका तिब्बती नेम है सांगपो। हाँ, नहीं, यांग टीसी क्यांग आपकी दूसरी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग नदी के नाम। कोई डाउट नहीं है, इसमें आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो। आपका आंसर है ब्रह्मपुत्र। भारत में नहीं है। ठीक है, आपका सांगपो। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन सही। निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बताइए। यमुना, यारलुंग, जांगबो और तसांगपो। ए नंबर। बी नंबर है जमुना, मेघना और सांगपो और यमुना। ठीक, यमुना, शियांग, यारलुंग, जांगबो और तसांगपो। यमुना, शियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना, तसांगपो। आपका जो आंसर है वो आंसर कौन सा है? आंसर आपका डी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जमुना बांग्लादेश में कहते हैं, जब इंटर करती है। शियांग आपका चाइना में नाम है इसका, शियांग नदी। यारलुंग सांगपो जो है ये आपका तिब्बत नाम है, ये सांगपो है, जांगपो लिख है, सांगपो है। हाँ, मेघना नदी। हाँ? शियांग। मेघना नदी जो आपकी पद्मा और आपकी जमुना की जो संयुक्त धारा है, एक धारा आपकी मिलती है मेघना नाम से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। सांगपो तिब्बत में पो। ठीक है, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? यह आपका ऑप्शन है बी नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु बनाया गया है। यह आपका 2017 में बनाया गया था। ठीक है, मोदी जी ने इसका अनावरण भी किया था। ठीक है, ये आपका जो आपका सेतु है वो 9.15 किलोमीटर लंबा है। ये आपका भारत का सबसे लंबा नर नारायण सेतु है। क्या इसी
इसका अन्य नाम भी है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ये आपका 9.15 किलोमीटर लंबा बता रहे हैं। ये आपका असम में है, असम और ये अरुणाचल, ठीक है। ये अरुणाचल और असम को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये इसकी लंबाई जो है वो 9.15 किलोमीटर है। ये लगभग जो राम सेतु बना हुआ है भारत और श्रीलंका में, उससे आपका लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, लंबाई इसकी ज़्यादा है, ठीक है। ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। इसका अन्य नाम भी है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके।